तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड की एपिसोड 13 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाओ लोंग जख्मी हालत में अपने बिस्तर के ऊपर पड़ा होता है, जबकि उसके डैड मेडिसिन हॉल से उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि मेडिसिन हॉल के अंदर आग लगी होती है, वो भी जाओची ने लगाई होती है। जाओची उसी वक्त रूम के अंदर आता है। जाओ लोंग कहता है कौन है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर डराना बंद करो, मुझे पता है की यहाँ पर कोई ना कोई तो है। जाओ लोंग चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहा होता है चलो जल्दी से बाहर निकल आओ। तो जाओची उसके सामने अपीयर होता है और उसे कहता है बड़े भाई क्या तुम मुझे भूल भी गए। मुझे बात ठीक है कि मैं तुम्हारी फैमिली मेंबर नहीं हूँ, लेकिन इतनी जल्दी तुम मुझे भूल जाओगे जो तो मैंने नहीं सोचा था। जाओ लोंग उसे कहता है साओची तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अंदर कैसे आए। फिर साथ ही वो चिल्लाकर कहता है कोई तो यहाँ पर आओ और मेरी हेल्प करो, ये मुझे मार डालेगा। साओची अपने पास से अपना नाइफ निकालता है और उसे कहता है बाहर तो इस वक्त तहलका मचा हुआ है, वो सभी लोग आग बुझाने में लगे हुए हैं, इसलिए कोई भी यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आने वाला। जाओ लोंग उसे कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मेरे करीब मत आना। जाओ लोंग पहले से ही जख्मी है, इसलिए वो ज्यादा हरकत नहीं कर सकता। साओची उसे कहता है रेजिस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पहले जब मैंने तुम्हारे पर अटैक किया था अब से तुम्हारी बॉडी से काफी सारा ब्लड बह चुका है, अब तुम मुझसे फाइट बैक नहीं कर सकते क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो चुके हो। रही बात मेरे यहाँ पर होने की, तो मैं यहाँ पर तुमसे बदला लेने के लिए आया हूँ और मैं ये सब कुछ तुम्हारे होश में होते हुए करना चाहता था। ताऊ लोगों से कहता है प्लीज ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो। साओची जल्दी से अपने नाइफ को उसके बाजू में दंसा देता है और कहता है मैं यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आया हूँ और मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगा। साओची अपने नाइफ को उसके बाजू के अंदर दंसा कर उसके बाजू को बेकार कर देता है। ताऊ लोग और भी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाकर उसे कहता है प्लीज मेरी जान बख्श दो, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। जाओची उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के साथ पंगा लेने की। अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी फैमिली के साथ जो भी पंगा लेगा उसके साथ बहुत ही बुरा होगा। साथ ही जाओची अपने नाइफ को घुमाता है, उसकी आंखों के ऊपर चलाता है और उसको अंधा कर देता है। जाओ लोंग बेचारा अंधा होने के बाद वहीं पर और भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर साथ ही हमारा जाओची नाइफ को उसकी जुबान के ऊपर चलाता है और उसकी जुबान भी काट देता है और कहता है अब तुम दोबारा कभी भी बोल नहीं पाओगे। और फिर साथ ही हमारा जाओची उसके नीचे अपनी नाइफ को चलाता है और उसके पीपी को भी काट देता है और कहता है तुम जिंदगी में कभी भी अपने पीपी को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसा एक कमीना इंसान कभी भी किसी बच्चे का बाप बने। अगर किसी को पहले पीपी की समझ नहीं आई तो अब आ गई होगी। हमारे जाओची ने तो वाकई में बहुत ही बुरी तरह से बदला लिया है। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन बैक माउंटेन केव का दिखाया जाता है, जहाँ पर छोटी आंटी को बंद करके रखा गया है। उसके फादर भी उसके पास ही होते हैं। आंटी अपने डैड से कहती है डैड आपको वापस चले जाना चाहिए, आपको यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड है, कहीं आप बीमार ना हो जाए। फादर उसे कहती हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जब तुम यहाँ पर बंद हो तो मैं वापस जाकर अपने रूम में रेस्ट करूंगा। हालांकि यहाँ पर सजा सिर्फ तुम्हें दी गई है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने पूरे 15 साल तक तुम्हें पाल पोस का बड़ा किया, अब तुम्हें जेल में बंद नहीं देख सकता। आंटी उनसे कहती है डैड चलो कम से कम मैं अभी तक जाओ क्लैन का हिस्सा तो हूँ। जाओची बेचारे को तो जाओ क्लैन से ही निकाल दिया गया है, यानी वो इस वक्त कहाँ पर होगा, वो कहाँ पर घूम फिर रहा होगा, यानी उसके पास खाने को कुछ होगा या फिर उसके पास सोने के लिए कोई जगह होगी। उसी वक्त फादर को कुछ महसूस होता है, वो चिल्लाकर कहती है कौन है यहाँ पर। तो उसी वक्त जाओची अंदर आ जाता है और उनसे कहता है ग्रैंडपा आंटी ये मैं हूँ। जैसी जाओची को वहाँ पर देखती है यानी अपने आशिक को, तो वो भागती हुई जाती है और जाकर उसके गले लग जाती है और रोना शुरू कर देती है और कहती है जाओची क्या मैं सपना देख रही हूँ या तुम वाकई में वापस आ गए हो। ग्रैंडपा जाओची से कहते हैं क्या फैमिली पैट्रियार्च ने तुम्हें फैमिली में वापस आने दिया, तुम यहाँ पर कैसे आ गए। जाओची उनसे कहता है ग्रैंडपा वो कमीने मुझे यहाँ पर वापस कैसे आने दे सकते हैं, मैं तो यहाँ पर चोरी छुपे आया हूँ, साथ ही मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी छोड़कर आया हूँ, इसी वजह से वो मुझे नहीं ढूंढने वाले। यहीं से दूसरा सीन पैट्रियार्च का भी दिखाया जाता है। पैट्रियार्च उस मेडिसिनल हाउस के अंदर आग के अंदर जाते हैं और वहाँ से एक मेडिसिन लेकर आ जाते हैं। काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की जान बच जाएगी। वो भागते हुए रूम में वापस जाते हैं और कहते हैं जाओ लोग मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आया हूँ, तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे। जैसे वो रूम में जाते हैं तो वो सभी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जाओ लोग बेचारे की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, उसके चारों बाजू चारों टांगे वो बेकार हो चुकी है, न सिर्फ चारों टांगे और बाजू बल्कि उसकी जुबान भी काट चुकी है और साथ ही उसकी आंखें भी अंधी हो चुकी हैं। ग्रेट एल्डर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तो चेहरा भी किसी ने बिगाड़ दिया, इसके चेहरे पर निशान बना दिया और साथ ही इसके पीपी को भी काट दिया है। फर्स्ट एल्डर पैट्रियार्च से कहते हैं ये अभी तक जिंदा है, लेकिन इसकी जिंदगी भी मौत से ज्यादा बदतर है क्योंकि अब ये किसी काम का नहीं रहा। पैट्रियार्च बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से के साथ वो जल्दी से अपनी गोकू वाली पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं आखिर ये सब कुछ किसने किया होगा, यहाँ पर इतना जालिम कौन हो सकता है जिसने मेरे बेटे की ये वाली हालत कर दी। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं कौन है, किसने ये सब कुछ किया। तो उनके साथ जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो सभी लोग उनकी पावर के प्रेशर से जब पीछे की तरफ बढ़ते हैं तो उनमें से एक लड़के की नजर दीवार के ऊपर पड़ती है। वो पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च जरा दीवार के ऊपर देखो, यहाँ पर किसी ने एक नोट छोड़ा है। पैट्रियार्च उस दीवार के ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है सुना है कि तुम्हारे बेटे को जाओ सेक्टर में चूज कर लिया गया है, तो मेरी तरफ से ये बुड्ढे यूनहाइज पैट्रियार्च के लिए एक गिफ्ट है। पैट्रियार्च जैसे उस मैसेज को पढ़ते हैं वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो जल्दी से दीवार के ऊपर पंच मारते हुए दीवार को ही तोड़ देते
देते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, कौन है वो कमीना जिसने मेरे बेटे के साथ सब कुछ किया, एक बार बस मेरे सामने आ जाओ, उसके बाद देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। तो नेक्स्ट सीन हमारा उसी केव का दिखाया जाता है। केव के अंदर जाओची ग्रैंडपा की तरफ देखता है, ग्रैंडपा जाओची की तरफ देख रहे होते हैं। जाओची ग्रैंडपा को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि लिटिल आंटी अभी भी उसके साथ चिपकी हुई है और उसके फादर दूर से खड़े जब सब कुछ देख रहे होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। जाओची आंटी को अपने से अलग करने के लिए उसे कहता, आंटी क्या तुमने मुझे इतना ज्यादा मिस किया? मैं तो सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए यहाँ से गया था, तुमको यहाँ पर मुझसे चिपके हुए पूरा 1 घंटा हो गया है, पूरे 1 घंटे से तुम मेरे साथ चिपकी हुई हो। क्या आंटी उसे कहती है, कोई बात नहीं, मैं अभी तक थकी नहीं हूँ। ग्रैंडपा अभी भी उन दोनों की तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं। जाओची कहता है, लगता है कि ये इसी तरह मुझे चिपकी रहने वाली है, जबकि ग्रैंडपा मुझे इस तरह देख रहे हैं जैसे कि वो मुझे कच्चा खा जाएंगे। जाओची पूरी कोशिश कर रहा होता है कि उसे अपने से अलग कर दे। वो उसे कहता है, आंटी अब बस करो, मैं थक गया हूँ। आंटी उसे कहती है, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम थक गए हो या नहीं, किसने कहा था कि मुझे छोड़कर जाओ। जाओची उसे कहता है, आंटी ग्रैंडपा हमें देख रहे हैं। जैसी वो सुनती है कि डैड उसके देख रहे हैं, वो जल्दी से जाओची को पीछे की तरफ धक्का दे देती है और अपने डैड से कहती है, डैड ऐसी तो कोई बात भी नहीं है, ऐसा आप सोच रहे हैं, हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इससे ज्यादा मिस कर रही थी, इसी वजह से मैं इसके साथ लिपटी हुई थी। तो ग्रैंडपा सीधे ही पॉइंट पे बात पे आ जाते हैं। वो उन दोनों से कहते हैं, तो जब मैं घर पे नहीं होता, जब मैं पास नहीं होता, तब तुम दोनों यही कुछ करते हो। आंटी बेचारी काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने डैड से कहती है, डैड नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों का रिलेशनशिप तो बिल्कुल नॉर्मल सा है, हम दोनों के दरमियान में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। जाओची सोच रहा होता है, इसने तो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, इसने ये वाली बात करके ग्रैंडपा को शक डाल दिया है। ग्रैंडपा उन दोनों से कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं तुम दोनों को देखकर बता सकता हूँ कि तुम दोनों में क्या चल रहा है। वैसे भी मैंने तुम दोनों को इसलिए नहीं रोका क्योंकि मुझे ये बात पहले से पता थी कि तुम दोनों आंटी भतीजा नहीं हो, इसलिए तुम दोनों ये सब कुछ कर सकते हो। जाओची ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा मैं वहाँ भी पूछना चाहता था, लेकिन अब जहाँ पूछता हूँ मुझे ये बताएं कि मेरे बायोलॉजिकल फादर कौन है। ग्रैंडपा जाओची से कहते हैं, पहले मुझे लगा था कि मैं सारी जिंदगी इस सीक्रेट को अपने अंदर ही दबा कर रख सकता हूँ, लेकिन अब जबकि तुम्हें जाओ फैमिली से निकाल दिया गया है तो मुझे लगता है कि तुम्हें सच्चाई को जानने का पूरा हक है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे फादर कौन थे। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, तुम्हारे फादर का सरनेम युन है। जाओची ये बात सुनते ही बहुत सा हैरान हो जाता है और कहता है, मेरी सेकंड लाइफ में मेरा सरनेम युन था, हमारी जाओची की सेकंड लाइफ में उसका नाम युनची था। जाओची कहता है, लेकिन ये वाला नाम तो मेरे मास्टर ने मुझे दिया था। ग्रैंडपा जाओची से कहते हैं, मुझे तुम्हारे फादर के बारे में बस इतना ही पता है कि उसका सरनेम युन है, इसके अलावा मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता कि वो कहाँ से आया था। यहाँ पर ग्रैंडपा जाओची को उसकी फैमिली बैकग्राउंड स्टोरी बताने वाले हैं जो कि आगे काफी ज्यादा इमोशनल भी है। ग्रैंडपा जाओची से कहते हैं, तुम्हारे जाओ फैमिली के फादर यानी कि मेरा बेटा जिंग एक बार एक एडवेंचर पर निकला हुआ था, रास्ते में उसका सामना कुछ बैंडिट्स के साथ हो गया। बैंडिट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तुम्हारे रियल फादर वहाँ पर आए और उन्होंने मेरे बेटे की जान बचा ली। उसके बाद वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने काफी सारा एडवेंचर किया, वो काफी लंबे सफर पर गए। उन दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। अब उन दोनों का रास्ता अलग हुआ, तब उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को स्वर्ण ब्रदर मान लिया और उसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। दोनों के रास्ते अलग हुए, काफी अरसा गुजर गया। काफी लंबे अरसे के बाद मेरे बेटे की मुलाकात फिर से तुम्हारे डैड के साथ हुई, लेकिन इस बार तुम्हारी मॉम भी साथ थी और वो काफी ज्यादा जख्मी थे, पीछे कुछ लोग लगे हुए थे। हमारे पेरेंट्स ने तुम्हें उठा रखा था, उस वक्त तुम सिर्फ एक छोटे से बच्चे थे। मेरे बेटे ने उन दोनों को अपने पास शेल्टर देने का फैसला किया। उसने कहा कि वो हमारे पास रह सकते हैं, साथ ही उनके जख्मों को हील करने की भी ऑफर की, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स उसको खतरे में डालना नहीं चाहते थे, इसी वजह से लोग यहाँ पर रुक नहीं सकते थे। उन्हें पता था कि उनके पीछे जो लोग लगे हुए हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और वो मेरी फैमिली को भी नहीं छोड़ेंगे। मेरा बेटा उन दोनों की मदद करना चाहता था क्योंकि वो इस बारे में नहीं जानता था कि तुम्हारे पेरेंट्स के पीछे कौन लगे हुए थे। तुम्हारे पेरेंट्स दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद उनका दुश्मन उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से वो दोनों काफी जख्मी थे। मेरे बेटे ने आगे बढ़कर फैसला किया कि वो तुम्हें उनसे गोद ले लेगा। उसके बाद जिंग ने तुम्हें उनसे गोद ले लिया और वापस घर लेकर आ गया। उसके बाद से वो तुम्हारा बाप बन गया और मैं तुम्हारा ग्रैंडपा बन गया और तुम्हारे पेरेंट्स का कुछ भी पता नहीं चला। ग्रैंडपा कहते हैं, तो मेरा बेटा जिंग तुम्हें अपनी गोद में उठाए मेरे पास लेकर आया और मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि मैं किसी न किसी तरह तुम्हारी जान बचा दूं, कि मेरे बेटे का अपना भी एक बच्चा था जो कि बिल्कुल तुम्हारी उम्र का था। मेरे बेटे जिंग को तुम्हारी जान बचाने के लिए अपने बेटे की जान को दांव पर लगाना पड़ा, उसका सैक्रिफाइस देना पड़ा। तो लोगों को पता चलता था कि अचानक से इसके पास 2 बच्चे कहां से आ गए हैं। उसने अपने बेटे को मार डाला और बदले में तुम्हें अपना बेटा बना लिया। जिंग ने मेरे सामने इस बात के लिए भीख मांगी तो फिर मैं इस बात के लिए राजी हो गया। जिंग को अपनी दोस्ती बहुत ज्यादा अजीज थी। हालांकि तुम मेरे पोते के बलिदान के बाद जिंदा बचे हो, तो वजह से मैं तुम्हें अपने पोते की तरह ही प्यार करता हूँ। जाओची भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता और कहता है, क्या वाकई में मेरी जान बचाने के लिए किसी निर्दोष बच्चे को अपनी जान गंवाना पड़ी? ग्रैंडपा से कहते हैं, सिर्फ ये सब कुछ यहीं पर खत्म नहीं हुआ। कुछ ही अरसा के बाद तुम्हारे फादर यानी कि जिंग मेरा बेटा, उसके पीछे भी असैसिन्स लग गए और उन असैसिन्स ने मेरे बेटे जिंग को मार डाला। बाद में मुझे पता चला कि वो सारे असैसिन्स वही लोग थे जो कि तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर के पीछे लगे हुए थे। वो असल
में मेरे बेटे जिंग से तुम्हारे फादर की लोकेशन के बारे में जानना चाहते थे। जाओची कहता है तो यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि अगर रियल जाओची को मारा नहीं जाता और उसकी जगह पर मुझे जाओची नहीं बनाया जाता तो अंकल जाओ जिंदा होते। अंकल जाओ को जब असैसिन्स ने मार डाला तो उनकी वाइफ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और इस वजह से उसी दिन उसकी भी मौत हो गई। इसके बाद हमारी ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा उदास रहने लगी, क्योंकि उसने अपने बेटे और बहू दोनों को खो दिया। इसी उदासी की वजह से वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई और वो भी मर गई। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे ग्रैंडपा जो कि इस वक्त अपनी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा हाई लेवल पर हैं, अचानक मिस्टिक पावर होने की वजह से उन्हें जवान होना चाहिए था, लेकिन मेरी परेशानी की वजह से उनके बाल सफेद हो चुके हैं। ग्रैंडपा ने मुझे छोड़ा नहीं, हालांकि मेरी मेडियंस ब्लॉक थी। मैं फैमिली के लिए सिर्फ एक कचरा था और उनका रियल बेटा भी नहीं था, लेकिन ग्रैंडपा ने मुझे अपने पोते की तरह पाला पोसा। जाओची कहता है जाओ फैमिली का मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है, और वो जल्दी से ग्रैंडपा के सामने अपने घुटने टेक देता है और वहीं पर अपना माथा रगड़ते हुए कहता है ग्रैंडपा प्लीज मुझे माफ कर दे, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 13 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।